मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 2। अदीना ने नाक के जरिए लंबी सांस खींचते हुए नौफल को देखा, जो इस वक्त कहीं जाने को बिल्कुल तैयार था। खूबसूरत ड्रेसिंग और खुशबुओं में नहाया इसका भरपूर मर्दाना सरापा किसी तौर पर नजरअंदाज करे जाने के काबिल नहीं था। खैरियत तो है, आज इस वक्त ये बादबहारी किसी के गुलशन को महकाने जा रही है। इसने चौंक कर आईने में देखकर अदीना के अक्स को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूरे का पूरा इसकी तरफ पलट गया। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाना चाहिए। इसका मूड बेहद खुशगवार था, मगर अस झटका अदीना का मतलब पाकर लगा था। सबा से मिलने? खुद पर बहुत जब्त करते हुए वो तहैयर से पूछ बैठी तो वो अपने दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर शरारत से बोला, तुम्हें मेरी हालत से नहीं लग रहा? इसके होंठों की मुस्कुराहट, आंखों से छलकती जगमगाहट और शौकी अदीना के अंदर बेहद शोर मचाने लगी। क्या होने चला था? इसने तो बहुत होशियारी के साथ मोहरे चले थे, फिर ये मात कैसे इसका मुकद्दर होने लगी थी? किस कदर बेमहर है ये शख्स, कैसे खुशी से खुद को किसी दूसरे को दान कर रहा है। इसे मैं मेरी आंखों में मचलती ख्वाहिशात क्यों दिखाई नहीं देती? वो जैसे एक ख्वाब की कैफियत में चलती इसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्या ये मोहब्बत है नौफल? इससे कबीदा खातिर होने के बावजूद तुम इसे इस कदर एहतमाम से मिलने जा रहे हो, क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? इसने बेयकीनी से पूछा तो नौफल ने पुरसुकून अंदाज में इसे देखा था, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम्हारी तो पसंद की शादी थी, लव मैरिज, तुम क्या कहती हो इस बारे में? लम्हों में वो आंखों में आंसू बढ़ लाई थी। कुछ मत पूछो नौफल, वहाँ कुछ नहीं था, वक्ती कशिश थी और बस। मोहब्बत तो एक अनजाना अनछुआ जज्बा ही रहा वहाँ। ये एक नया भेद वो आज खोल रही थी। इसके आंसू सही मायनों में नौफल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। जिससे वो इस घर में आई थी, इससे किसी ने किसी किस्म की बास बरस नहीं की थी और ना ही नौफल ने कभी तलाक की वजूहात जानने की कोशिश की थी। फॉरगेट इट अदीना, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, एंजॉय योर लाइफ। नौफल ने इसके आंसू से मुतासिर होते हुए इसे तसल्ली दी थी। औरतों का रोना इसे हमेशा ही गड़बड़ाहट में मुब्तला कर देता है, शायद इस वजह से कि इसने हमेशा हताउल अमकान कोशिश की थी कि इसकी माँ और बहन की आंखों में कभी आंसू ना आए। इस वजह से वो खवातीन को रोता नहीं देख पाता था। तुमने तो मुझे नहीं रोका नौफल, वरना आज शायद ये सब यूं ना होता, इसने भीगे हुए पुरशिकवा अंदाज में कहा था। कोई किसी के रुकने से नहीं रुकता अदीना, ये राह ही ऐसी है। जितनी दुश्वारियां बढ़ती हैं इतना ही कोहे पैमाई का शौक भी हद से सवा होता जाता है। तुम मुझे रोकते तो मैं रुक जाती नौफल, मैं तो मुंतज़िर ही रही कि कब तुम मुझे पुकारोगे, मगर तुमने तो मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं, ना कल और ना ही आज। वो बेजज्बाती होकर बोली तो नौफल को अंदाजा हो गया कि वो फिर से इस रोज जैसे जज्बाती दौरे का शिकार हो रही। ये सब खुदा की करनी है अदीना, जो जिसके नसीब में लिखा है वो तो भुगतना ही है, मगर मैं ही क्यों नौफल? इस राह पर मुझे भी तो कोई मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान मिल सकता था, जैसे तुम सबा को मिल गए। वो मचल उठी थी, अदीना के अंदाज से इसे परेशान करने लगा। अदीना, जिंदगी में हर बार वही कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं, तुम दिल छोटा मत करो। मुझे यकीन है कि खुदा ने तुम्हारे लिए भी कोई बहुत अच्छा शख्स चुन रखा होगा, वो जल्द या बदेर तुम्हें मिल जाएगा। वो संजीदगी से बोला और फिर अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर टाइम देखते हुए माजरत खवाना अंदाज में बोला, अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो चुका हूँ। वो बाजलत पलटकर साइड टेबल पर धरी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाने लगा तो वो दिल गिरफ्ती से हंसकर आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ, भला कौन रुकता है किसी के लिए? नौफल फौरन इसकी तरफ पलटा था। ऐसा कभी मत सोचना अदीना, तुम्हारा कोई मसला, कोई परेशानी मुझसे अलग नहीं है। इसने सख्ती से बावर कराया तो वो यूं हंस दी जैसे इससे पहले कोई सीरियस बात ही ना हुई हो। वो भी मुतमिन हुआ था। अब मैं चलूं? दोस्ताना अंदाज में पूछा तो अदीना ने दिल की जलन को छुपाते हुए कहा, बहुत बेताब हो रहे हो, समझा करो ना यार, किसी लड़की से पहली मुलाकात है, लेट हो जाना अच्छा शुगन तो नहीं है ना? कह रहा था। अदीना का जी चाहा इस वक्त कोई ऐसी बात कह दे जो नौफल को ये हंसाता मुस्कुराता मूड बर्बाद करके रख दे और वो उसी वक्त सबा मीर पर लानत बेच दे। वैसे वो मान कैसे गई? वो तो सुना है किसी अजनबी से बेतकल्लुफ नहीं होती। वो बेख्तियार बोली थी। अच्छा है ना, इसकी पहली बल्कि हर डेट मेरे ही साथ होनी चाहिए। वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दिया था। पिछले 4 दिनों की टेंशन तो आज सबा से होने वाली मुलाकात के वक्त तस्वुर ही से उड़नछू हो गई थी। दिलो दिमाग तमाम खदशात और वहमात से बिल्कुल पाक थे। वो मजीद कुछ कहना चाहती थी कि नौफल इसे बाजू से थामे अपने साथ कमरे से बाहर ले आया। अब मजीद डिस्कशन फिर कभी सही, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, कहीं बदचगुनी ना हो जाए, वो शरारत से कहता चला गया। इसका उठने वाला हर कदम अदीना को अपने दिल पर पड़ता महसूस हुआ था। खुदा ने वाकई मेरे नसीब में बहुत शानदार सा आदमी लिख रखा है और इसे मैं बहुत जल्द हासिल कर लूंगी नौफल अहमद, इसने बहुत तनफ्फुर से सोचा था। फिर नौफल और सबा की मुलाकात का तस्वुर ज़हन में लहराया
पाया तो वो तन बदन से सुलग कर रह गई। खुदा करे नौफल अहमद ये पहली मुलाकात ही किसी बहुत बड़ी बदशगुनी का शाखसाना बन जाए। उसने तहे दिल से बद्दुआ मांगी थी। वो बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करने के बावजूद मुकर्ररा जगह पर लेट ही पहुंचा था। ऊपर से रेस्टोरेंट के बाहर कहीं गाड़ी पार्क करने को जगह तक नहीं थी। अभी वो पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रहा था जब इसकी निगाह सबा और अम्माद पर पड़ी थी। किसी की बद्दुआ ने बहुत तेजी से इसके गिर्द अपना हसार बनाया था। वो अम्माद के हाथ में हाथ दिए सड़क पार कर रही थी। अम्माद ने ड्राइविंग सीट संभाल कर इसके लिए फ्रंट दरवाजा खोला था तो वो हवा से उड़ते दुपट्टे को संभालती अंदर बैठ गई। अम्माद ने कुछ कहते हुए आगे झुककर इसकी तरफ दरवाजा बंद किया तो वो जवाब में हंस दी। इनकी गाड़ी नौफल के सामने ही गुजरी थी और वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ धरे बेयकीनी से ये सारा मंजर देखता रह गया। इर्द गिर्द की गाड़ियों के तेज हारन इसे हवास में लाने का सबब बने थे। इश्तिआल ने गलबा पाया तो वो जबड़े बिंच कर रह गया। तुम्हारा ये गुनाह नाकाबिले माफी है सबा मीर। इसने गाड़ी इस कदर बेदर्दी से रिवर्स की थी कि इसके टायर चढ़ उठे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने शदीद गर्मी में भी एक लतीफ सा तासुर कायम कर दिया था और सबा बारिशों से जिटती जितनी एलर्जिक सही मगर जोहा इतनी ही दीवानी थी। अब भी ढलती शाम से बेनियाज वो टेरेस की सीढ़ियों पर बैठी टपाटप बरसती बूंदों के खेल से लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी इसकी नजर मुईद पर पड़ी थी तो वो बदमजा से हो गई। वो भी इसे देखकर चौंका था। जोहा ने एक लम्हे को वहां से उठ जाने का इरादा किया था मगर वो फिर मुलतवी करके वहीं बैठी रही कि कहीं वो ये ना समझने लगे कि वो इसे खौफजदा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत गैर मतवक्का सवाल और नरम अंदाज था। जोहा ने तलमलाकर इसकी तरफ देखा। मुझे क्या हुआ है? इसने बेहद नागवारी से पूछा था। मुईद ने कतरे ध्यान से इसे देखा। सुर्ख और सफेद प्रिंटेड शर्ट और सफेद शलवार दुपट्टे में वो अब दोबारा अपनी सेहत की तरफ लौटी महसूस हो रही थी। यूं ही पूछ रहा था, पिछले दिनों तुमने खुद को बुज़दिलों की तरह बिस्तर से लगा रखा था। इसलिए वो आराम से कहते हुए इसे सीढ़ी पर इससे कदरे फासले पर बैठा था। जोहा का दिमाग झंझना उठा। तुम्हें इससे क्या? मैं जो चाहे करूं, वो चटक कर बोली। तुम्हें इससे क्या? मैं जो चाहे करूं, वो चटक कर बोली। वाकई मुझे क्या? जब ये सिलसिला ही खत्म हो गया तो वो कुछ कहने लगा कि जोहा तेज लहजे में इसकी बात काट गई। तुमसे किसने कहा कि ये सिलसिला खत्म हो गया है? हमने मोहब्बत की है, खेल नहीं जो खत्म हो गया है। मगर वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। मुईद ने इसे याद दिलाया था। मोहब्बत कर्ब या दूरी से मशरूत नहीं होती मोइन हसन, वो तल्खी से बोली थी। मगर मेरी इतला के मुताबिक तो वो 2 साल के लिए गया है। वो अब भी बहुत दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। जोहा का लगा जैसे वो इसे नीचा दिखाना चाहता हो। इसने यकलख्त ही अपना लबो लहजा बदला था। तो क्या हुआ? मैं इसका इंतजार करूंगी, इत्मीनान से कहा तो मोहित ने हैरान होकर इसे देखा। इसके चेहरे पे अब पहले वाला तनाव नहीं था, जैसे कुछ तय कर लिया हो। मोहब्बत करने वालों की निगाहें भी हवा में डोलती खुशबू की तरह मंजरों में अपने होने की निशानी छोड़ती हैं। चांदनी रातों में जैसे चांद की किरणें समुंदर के बदन में नगमी आबाद करती है। मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक और इनकी दूरियां सबसे अनोखी हैं। इसने बहुत कंके लहजे में कहा। बहुत खूब, मोहित मुस्कुरा दिया। तो अब से मोहब्बत की आजमाइश शुरू हो चुकी है, इसने कहा था। जोहा के दिल में टीस सी उठी मगर इस संगदिल शख्स को तो वो अपनी नाकदरी होने की हवा भी नहीं लगने देना चाहती थी। दिल के दर्द को बामुश्किल दबाते हुए इसने लापरवाही से कहा, यह तो बहुत मामूली बात है। उम्र का इंतजार तो मैं सारी उम्र कर सकती हूँ, और अगर इस बीच तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई तो? मोहित का सवाल बहुत गैर मुतवक्का था। जोहा की पेशानी तब उठी। ये मोहब्बत है मोइन हसन साहिब, कोई खेल नहीं जो किसी के भी साथ खेल लिया जाए, इसने चटक कर कहा। तो वो जैसे इसकी बेवकूफाना बात पर जेरे लब मुस्कुरा दिया। फिर कतरे तौक़ुफ़ के बाद रसानियत भरे लहजे में बोला, तुम किसी भी तौर पर मोहब्बत की हदबंदी नहीं कर सकती जोहा। ये तो फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इसे समेटना मुमकिन ही नहीं। भला एक ऐसी चीज है जो इस कायनात की वस्तुओं से लेकर रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक मुहित है, इसके तुम कैसे हदबंदी कर सकती हो? वो गड़बड़ा कर रह गई। मुईद की बातों ने लहजा भर को कुव्वत गुवाई से इसे महरूम कर दी। मगर मुईद से हारना कहाँ गवारा था। मगर मैं ये हदबंदी कर चुकी हूँ। मैंने अपने दिल के दरवाजे को ताला लगाकर इसकी चाबी अमीक कड़ों में फेंक दी है। इसने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए तल्खी से कहा। तो वो महफूज होने वाले अंदाज में बोला, तो गोया तुमने मोहब्बत को दिल के दरवाजों के पीछे कैद कर दिया है। मोहब्बत को नहीं, अपने जज्बों को कैद किया है इन दरवाजों के पीछे मैंने। इसने बारिश की बूंदों पर नजर जमाते हुए कहा, जो फर्श पर मोतियों की तरह उछल रहे थे। लेकिन ये तो कोई महफूज तरीका नहीं है। तुमने सुना नहीं कि मोहब्बत दिल पे दस्तक देती है, बदन को रूह का रास्ता दिखाती है। मोहब्बत एक दुआ है जो हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत ठंडी छाँव है जो सहरा के सफ़र में काम आती है। मोहब्बत इसका पल्लू है जहाँ उम्मीद के कुछ अल्फाज बांधे हैं। मोहब्बत इसकी आंखें हैं कि जिनमें ख्वाब उगते हैं। मोहब्बत इसका चेहरा है कि जिसकी तह में रखे दिल में ख्वाहिश सांस लेती है। मोहब्बत दिल पे दस्तक है। 400 खामोशी का तसल्लुत, सिर्फ बूंदों की टप टप। ऐसे में मुईद का
लहजा बहुत ही मायने खेज लगा था। ज़रूरी नहीं है कि हम हर आहट पर दिल का दरवाज़ा खोल दें। इसके लबो लहजे के तासुर को ख़त्म करने के लिए जोहा ने पुरतनफुर अंदाज अपनाया तो वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मगर जब मोहब्बत दस्तक दे तो फिर ये दरवाज़ा आपो आप खुला जाता है। जोहा मीर, आपको इनको खोलने की जहमत नहीं करनी पड़ती। फजूल, इसने सर झटका था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला, तो फिर तुम किसी से मुतासिर हुई हो तो अलग बात है, वरना तुम अभी तक मोहब्बत से नाबल्द हो जोहा। हाँ, तुम तो जैसे सुबह शाम यही काम कर रहे हो। इसका तो रवां दवां ही सुलग उठा था। हाँ, तुम शायद यकीन न करो मगर मैं मोहब्बत कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की से जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर तुम देखना एक रोज़ वो खुद अपनी चाहतों का इकरार करेगी, क्योंकि मेरा ईमान है कि मोहब्बत दिल पे दस्तक देती है और कभी न कभी इसके दिल पर इसका दस्तक का शोर ज़रूर बरपा होगा। वो बहुत तेज रफ्तार बोलता हुआ चला गया। उसका लहजा इस कदर नरम, आंखों से झलकती चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो जोहा का तहय्युर के समुंदर में गर्क कर गया। इसके हैरत से नीम वार होंठों को देखकर वो भी अपनी बेख्तियारी पर खफीफ सा होकर बालों में हाथ फेरने लगा। बहरहाल तुम अपना इंतजार जारी रखो और मैं अपनी कोशिश, देखते हैं कौन पहले कामयाबी हासिल करता है। संभल कर कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ चला गया। ओ माई गॉड, तो इस रोज मैं सही समझी थी, इसके लॉकर में वो तस्वीर किसी लड़की ही की है। जोहा के जहन में जमाका सा हुआ था, साथ ही गुस्सा भी आने लगा। मुझे कैसे बड़े अब्बा की तरह समझाता है और खुद किसी गैर लड़की की तस्वीर रखी हुई है। वो उठकर सबा को यह धमाका केस खबर सुनाने भागी थी। उम्र भर की चाहत को आसरा नहीं मिलता, दश्त बेयकीनी में रास्ता नहीं मिलता, खामोशी के वक्फों में बात टूट जाती है और सिरा नहीं मिलता, माजरत के लफ्जों को रोशनी नहीं मिलती, लज्जत परिजाई फिर कभी नहीं होती, फूल रंग वादों की मंजिलें सुकड़ती हैं, राह मुड़ने लगती है बेरुखी के गारे से, बेदिली की मिट्टी से, फासलों के ईंट से ईंट जड़ने लगती है, वहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को पल में लौट जाते हैं, एक जरा सी रंजिश से साथ छूट जाते हैं। इसे बिस्तर पर नीम दराज देखकर अदीना को हैरत का शदीद झटका लगा था। नौफल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो कहती हुई अंदर चली आई। तुम्हें क्या लग रहा है? वो जवाबन सकून से बोला था। मैं तुम्हारी हर अदा से वाकिफ हूँ नौफल, अगर तुम्हें कोई बात तंग कर रही है तो मुझसे कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। इसने बहुत हमदर्दाना अंदाज में कहा तो नौफल के असाब तन से गए। वो उठ बैठा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए बोला, अब दिन ही कितने रह गए हैं, मेरी प्रॉब्लम्स सुनने सुनाने वाली आ रही है, अब तो हर एतराफ उसी के सामने होगा। नौफल का बदलता अंदाज सदीना के लिए एक झटका साबित हुआ था, मगर वो खुद को संभालकर शिकायती अंदाज में बोली, ये दोस्ती तो ना हुई ना कि तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर ना करो। दोस्तों के साथ सिर्फ खुशियां शेयर करनी चाहिए, अच्छे दोस्त को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर दुखी करना कहाँ की दोस्ती है। वह रसान से कह रहा था। तुम खुश तो हो ना नौफल? अदीना ने इसके मुस्कुराते चेहरे पे आज़ुर्दगी का कोई निशान ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी रही थी। ऑफ कोर्स, हर बात मेरी पसंद से तय हो रही है, तो क्या मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए? इसने इसी पुरसुकून अंदाज में पूछा तो अदीना कलस कर रह गई। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इसने अपना आखिरी दाव भी खेल ही डाला। मैंने सोचा कहीं तुम सबा और उम्माद के ताल्लुक को लेकर इसकी तरफ से बदगुमान ही ना हो जाओ, मगर तुम्हारी कल्बी जहनी वसअत ने मुझे बहुत खुश किया है नौफल। तुम इन मर्दों में से नहीं हो जो हर वक्त बीवी के माजी को करे देते रहते हैं। भला दबी चिंगारियों को हवा देने से क्या हासिल? मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम दोनों गुजरी हर बात बुलाकर एक बहुत अच्छी और मुखलिस जिंदगी गुजार दो। लड़कियाँ तो यूं भी नई जिंदगी में कदम रखते ही पुरानी बातों को, यादों को जहन से खुर्च डालती हैं। बेचारी, वो गोया सांस भरती इसकी अच्छी जिंदगी गुजारने की दुआ देती पलट गई थी। हकीकतन तो इसने बहस में चाका डालने वाली हरकत की थी। नौफल का सुकून और इत्मीनान अदीना को आग लगा गया था। अपनी सारी मेहनत ज़ाया होती महसूस हो रही थी, मगर अब नौफल के पथरीले तासुरात देखकर दिल को एक गोया सुकून सा मिल गया था। सो वो इसके भड़कने से पहले ही खिसक गई। इसके जानने के बाद वो यूं ही साकत सा बैठा रहा। अदीना की बातों ने नए सिरे से एक अजियत जगा दी थी जो रगों को तोड़ रही थी, असाब को तंग कर रही थी। वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में घरा मुस्तरिब सा खड़ा रहा। मैं जो तुमसे इस कदर मुखलिस हूँ सबा मीर, फिर मेरे साथ इस कदर बेईमानी क्यों? मैंने मर्द होते हुए कभी किसी लड़की को नजर भरकर सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि ये इस्तेहाक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रख छोड़ा है, तो तुमने अपनी निगाह, अपने दिल और जज्बात को लगामे क्यों ना डाली कि बेराही रवि तो मर्दों के नाम के साथ मुंसलिक है। लड़कियां तो इन मामलात में कोरी ही अच्छी लगती हैं, हर तरह से अनछुई पाकीज़गी की हदों को छूती। चंद लम्हों तक वो मुठियां भींचने कमरे के वस्त में खड़ा रहा था, फिर एक गहरी सांस लेकर असाब को ढीला छोड़ा और पुरसुकून होने की कोशिश करने लगा। इसने बहुत चाहा था कि कोई इंतहाई फैसला करके अपनी जिंदगी को इसको कर्ब से निजात दिला दे, मगर माँ और बहन के हंसते मुस्कुराते चेहरे हर बार इसकी राह की रुकावट बन गए थे। और फिर एक और इंकशाफ भी तो हुआ था, ये
دل، یہ دل اب صبا میر سے ہٹ کر کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور محبت، یہ سوال کتنی ہی دیر تک اس کے دل کے کاسے میں سکے کی طرح کھنکھناتا رہا تھا، مگر محبت تو جیسے ناراضگی کی چادر اوڑھے سرد موسموں میں جا سوئی تھی۔ وہ بدگمانی کی دھند میں لپٹی محبت کو پہچاننے سے انکار کیے بیٹھا تھا۔ بہم رہ کر اگر بڑھ جائیں دل کے فاصلے یہ قدم، بچھڑ جانے کا پھر تو فیصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ تو میں ہار گیا صبا میر، حالات سے، خود سے، دل سے، مگر میں تمہیں کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا، نہ تو خود سے، نہ ہی اپنے آپ سے۔ نہ تو تم کبھی اماد کو پا سکو گی اور نہ ہی نوفل احمد کو۔ وہ بڑے تنفر سے سوچ رہا تھا۔ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے، بابل اساں اڑ جانا۔ ڈھولک پر پہلی تھاپ پڑی تو ساتھ ہی بہت سریلی آوازوں نے تھان اٹھائی تو انس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ صرف صبا کی نہیں، میری شادی بھی ہو رہی ہے، مجھے اس چمبے میں شامل کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہم اپنی بہن کی شادی کے گیت گا رہے ہیں، زوہا نے اسے اور جلایا تھا۔ تمام دور اور نزدیک کے مہمان جمع ہو چکے تھے، شادی میں محض ایک ہفتہ باقی تھا۔ شاپنگ جیسے مشکل مرحلے سے بامشکل نپٹنے کے بعد بالکل فارغ ہو کر انہوں نے ڈھولک رکھ لی تھی۔ ہاں جی، بھائی تو جیسے لے پالک ہے نا۔ انس کو اس کی طوطا چشمی پر خاصا تاؤ آیا تھا۔ میں نے اپنے فرینڈز کو صرف صبا کی شادی کے گیت گانے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو ضد میں آ کر انس پورے ٹولے کو ان کے مقابل لے آیا۔ نعمان، احمد، ابرار، چاند، ابدان اور اماد، جوان جہاں لڑکوں کی فوج، تفر موج دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور حاضر جواب۔ اب لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈھولک تھی تو لڑکے پر رات اٹھا لائے۔ اس کے بعد وہ غدر مچا کر علیمان الحفیظ حسب معمول معید ہی نے آ کر ان سب کو شرافت کے جامے میں آنے کا آرڈر دیا تھا، جس کے بعد چاند نے بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گٹار پر بہت اچھے گیت گائے۔ لڑکیوں نے بھی دل کھول کر داد دی تھی۔ بڑوں کی محفل ٹی وی لاؤنج میں جمی ہوئی تھی، جہاں اس وقت ایک سنجیدہ مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ جو مستقبل قریب میں زوہا اور معید کے رشتے سے متعلق تھا۔ سب ہی نے اس آئیڈیل کو اپروو کر دیا تھا تو چچی جان کے دل میں بھی سکون اتر آیا۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے اگست میں شادی کرانے کا مشورہ دیا تھا؟ اتنی گرمی اور حبس! وہ سب کزنز صبا کو گھیرے ہوئے تھی۔ لڑکے اپنے کمروں میں گئے، تب ماحول کچھ پرسکون ہوا۔ صبا نے گور کر اپنی خالہ ذات لائبہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تو جیسے بہت شوق تھا نا شادی کرانے کا، کوئی گرمی اور حبس نہیں۔ انس بھائی محکمہ موسمیات کی رپورٹ سنا چکے ہیں کہ اس ہفتے موسم بہت آشکارا ہوگا، زوہا نے شرارت سے کہا تو آئزہ نے اس کے انداز کو آگے بڑھایا۔ بھائی یہ تو موسم سے زیادہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے دل کا احوال معلوم ہوتا ہے۔ صبا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔ نوفل بھائی سے ایک آدھ ملاقات بھگت لو، پوچھ لیں گے تم سے کہ شرم کس میں ہے۔ آئزہ نے اسے چھیڑا تو وہ کانوں تک لال پڑ گئی۔ کس قدر بکواس کرتی ہو تم سب۔ ہاں جی، ہماری باتوں میں وہ مٹھاس کہاں جو اور لوگوں کی باتوں میں ہوگی۔ خدا کے لیے کچھ اور بھی سوچ لو، بلکہ اس شاپنگ کے متعلق سوچ لو جو ابھی باقی ہے۔ اور لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کی تیاری میری نہیں بلکہ اپنی شادیوں پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ تمہارا تو کوئی مسئلہ نہیں نا، تم صرف شرمانے کے نئے طریقے اور روٹنے منانے والی اداؤں پر غور کرو، باقی یہ چھوٹے موٹے روکے پھیکے کام ہماری جانوں پر ڈال دو۔ لائبہ نے بڑی اطمینان سے مشورہ دیا تو وہ سب ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس کی ذرا سی باتیں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی دوڑا رہی تھی۔ اچھا بھی لگتا ہے، گھبراہٹ کا غلبہ بھی طاری تھا۔ اب تو یہ منہ حجلہ عروسی میں ہی کھلے گا، زوہا نے آپ بھر کر کہا تو اب کی بار وہ صبا کے دھماکوں سے بچ نہیں سکی تھی۔ ہاتھ تو اس کا ابھی سے کھلا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے نوفل بھائی کو پہلے ہی سے انفارم نہ کر دیا جائے کہ ذرا بچ کے رہیں؟ اس نے پھر سے کہا۔ مرو تم سب، صبا زچ ہو گئی۔ سوچ لو نوفل بھائی کہاں ہماری فوتگی کو اتنی غلط تاریخ میں برداشت کر دیں گے؟ آئزہ نے اسے چھیڑا تو وہ ان سے ہار کر رہ گئی اور وہ سب اس کی شکل دے کر ہنسنے لگی۔ وہ سب نوفل کو گھسیٹ لائے تھے۔ یہ دیکھو اس کی بھی تو شادی ہے، مگر کتنی ڈٹائی سے تالیاں پیٹتی گانے گا رہی ہیں۔ تم خواہ بزرگی طاری کیے پھر رہے ہو۔ اشارہ نگین کی طرف تھا، پھر اپنے دوستوں میں بیٹھی تھی۔ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں گا رہی ہوں۔ وہ خجل ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے ڈٹائی، بہت اطمینان سے کہا گیا تھا۔ بلند و بانگ کہہ کہے نگین کی کون سنتا؟ تم لوگ بیٹھو یار، مجھے کچھ اور کام ہے۔ نوفل سنجیدہ تھا اور وہ سب انتہائی غیر سنجیدہ، اور کام کرنے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں، تم یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ آصر نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ لب بھیجتے صوفے میں دھنس گیا۔ اس سب کی ڈٹائی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ اپنا مذاق اڑوانا اسے نامناسب لگ رہا تھا۔ سو ہتھیار ڈال دیے، ورنہ دل میں تو کوئی امنگ کوئی جوش نہیں تھا کہ جس کے لودینے سے جذبات سلگ اڑتے، آنکھوں میں خمار اترتا اور لبوں کے کوشوں میں نرم سے مسکراہٹ تھڑنے لگتی۔ جب دل کی خوشی اور سکون ہی نہیں تھا تو خوشیاں بھرے لمحات کہاں روح کو طمانینت پہنچاتے؟ الٹا ان ہنگاموں نے طبیعت میں مزید بیزاری بھر دی تھی۔ کبھی ان دنوں کا دن گن گن کر انتظار کیا تھا اور اب جب کہ یہ آ گئے تو وہ دل ہی نہیں کر رہا تھا، جو ان کی تمنائی تھی وہ نگاہ ہی نہیں تھی۔
जो इस चांद चेहरे की शदाई थी। इसकी खामोशी और बेजारी अदीना के लिए बहुत मायने खेज थी। इसका हर अंदाज अच्छी तरह समझ में आ रहा था। मंगनी होने तक वो हवाओं में उड़ रहा था और अब जबकि सबा इसकी हो जाने वाली थी तो इसकी हालत ये थी कि पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ाने से भी मजबूर था। वो सब गाने गा रहे थे, नगीन और शायद नौफल को भी छेड़ रहे थे, मगर वो ज़ेरो प्रिस्ट में भी इनकी तरफ मतवज्जा नहीं था। बेजार होकर उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ नौफल, अपने ही हैं सब। सालहा बेगम की इस बेजारी को झिझक पर महमूल कर रही थी। इसे कहाँ जाना है? लड़का चाहता है कि अब इसे छेड़ा जाए। वासिफ दूर की कोड़ी लाया था। भाई इसका मूड नहीं होगा हंगामे में बैठने का, जाने दो इसे। अदीना ने फौरन इसकी हमायत की थी और कब चाहती थी कि नौफल की आंखों में सबा के नाम से खुमार उतरने लगे या इन सब की कोई लतीफ से शरारत भरी बात इसके जज्बात में तलातम पैदा कर सके। हाँ भाई जाओ, तन्हाई में इसका नकूश बनाना, मिटाना, संवारना सब इंतहाई ज़रूरी अमूर हैं। आज़र ने इसके कान घुस कर सरगोशी की तो इसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी नौफल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बकवास मत करो, बड़ी नरम सी तंबी थी। तभी तो वो सब इसे जिज करने पर तुल गए। अब यारों से क्या पर्दा। असद ने उठकर इसके शाने पर बाजू दराज किया तो इन सब घेरे में वो बेबस होने लगा। वो सब इसे लिए इसके कमरे में आ गए थे जो पहले ही ड्रीम लैंड कहलाता था, मगर इन सब ने बहुत खूबसूरत लाइटिंग से इसकी सजावट को 1000 दर्जा बढ़ा दिया था। अगले रोज अनस और नगीन की मेहंदी के फंक्शन में सबा और नौफल का निकाह होना करार पाया था ताकि सबा आराम से भाई की शादी के फंक्शन में हिस्सा ले सके। इसी बात को लेकर वो सब नौफल को तंग करने के चक्रों में थे और अब इन सब की शोखी शरारतों ही की वजह से वो कुछ देर ही में सब कुछ भूले हंस रहा था। और कल कौन सा दूर था, आया और गुजर भी गया। बामुश्किल सबसे जान छुड़ाकर वो अपने कमरे में गया तो किसी के पीछे आने से पहले ही इसने दरवाजा लॉक कर लिया। जानता था कि वो सब इसे तंग करेंगे। एसी की कूलिंग बढ़ाकर वो अपने वसीओ अरीज बेड पर गिर सा गया। बहुत शोर हंगामा और शोखियों भरी मेहंदी की तकरीब में आज न सिर्फ वो किसी को अपने साथ लाया था बल्कि खुद भी किसी का हो गया था। वो जो अपने और सबा के दरमियान सदियों का फासला महसूस कर रहा था। चंद बोलों के बाद इसे खुद से मुंसलिक पाकर शशर्द रह गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? कितनी ही बार इसने हिम्मत मजतमा की थी। ये बेईमानी और बेवफाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो पहले ही किसी की जिंदगी मुअत्तर कर चुकी हो, इसे मैं अपनी जिंदगी में सफकन फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता। मगर फैसला करते हुए जैसे आज टूटने लगती थी। माँ का चकमकाता चेहरा, बहन की शर्मगे मुस्कुराहट, क्या मैं इस कदर शफाक हो सकता हूँ? उसका जहन ब्लैंक होने लगा और फिर बहुत सी मजबूरियों ने इसे हरा दिया, महर बार लब कर दिया। मगर दिल के कुछ फैसले अब भी बहुत अटल थे। तुम मेरे नाम हो जाओ तो हो जाओ सबा मीर, मगर मैं अपना आप किसी तौर पर तुम्हारे नाम करने को तैयार नहीं हूँ, कभी नहीं। इसकी निगाह अपने हाथ की पुष्ट पर पड़ी जहाँ एक हल्की सी खराश मौजूद थी। ठटक सा गया वो। न चाहते हुए भी गुजरे कई लम्हात फिल्म की तरह आंखों के आगे से गुजरने लगे। अनस की तेल मेहंदी की रस्म के बाद इन दोनों के निकाह की तकरीब हुई थी और इसके बाकोल यंग जनरेशन के कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही थी। इसलिए नौफल और सबा की तेल मेहंदी रस्म इकट्ठे करने में कोई मजाका नहीं था। कल जाकर सिर्फ नगीन की रस्म कर लेंगे। वो सब उड़ गए तो किसी ने भी एतराज नहीं किया था। नौफल के लाख आंखें दिखाने पर भी वो सब बाज नहीं आई थी। इसे ले जाकर जर्द लिबास में फूलों के जेवर और खुशबुओं से आरास्ता पेरास्ता वजूद के साथ बिठा दिया गया। वो सब बहुत छेड़छाड़ के साथ इन दोनों पर फिक्रे चस्त करते हुए न सिर्फ इनको तेल में डुबो चुके बल्कि मिठाई खिला खिलाकर बेहाल भी कर चुके थे। इस वक्त नौफल सब बुलाए सिर्फ अपनी जान बचाने से मुतालिक सोच रहा था। तभी इसने साथ बैठे वजूद की कसमकाहट को महसूस किया। इसका ध्यान बटने लगा। बिल्कुल साथ ही तो वो बैठी थी। वो सदियों का फासला जो नौफल को महसूस होता था कहीं भी तो नहीं था, बहुत करीब थी, मगर इस करीब में कहीं भी तो कोई सनसनी नहीं थी। सर झटक कर इसने कुछ महसूस करने की कोशिश की, मगर पहले ही लम्हे में इस पर मुनकशिफ हो गया कि दिल बिल्कुल खाली है। इसके मुस्तबराना अंदाज में फिर से पहलू बदलते वो चौंका। तब बेद खुला कि इसका गोटे किनारी से सजा दुपट्टा एक साइड से नौफल के नीचे दबा हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद को मुश्किल में महसूस कर रही थी। तब नौफल ने लब भींचते हुए यूं ही सामने देखते हुए इसका दुपट्टा पीछे हटाने की कोशिश की थी। इधर सबा भी इस कोशिश में मसरूफ थी। सो दुपट्टे की बजाय नौफल के हाथ में इसका हाथ आ गया। टारने वाले भी क़यामत की निगाह रखते हैं। बात कुछ की कुछ बना ली गई। सबा ने एक झटके से अपना हाथ खींचा तो इन सब ने मजीद मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खबीस, मैं दुपट्टा पीछे कर रहा था। मौका पाकर इसने आज़र को रगीदने की कोशिश की, मगर इस वक्त वो कहाँ रोकने आने वाला था। शौकी से भरपूर अंदाज में बोला, ये आपकी तकरीब का निकाह है, ना कि शबे ज़फ़ा के घूंघट उठाने की हो रही है। इसकी सरगोशी नौफल को ठंडा कर गई। निगाह अपने हाथ की पुष्ट पर जम गई जहाँ सबा का नाखून हल्की सी खराश डाल गया था और अब कुछ ऐसी ही खराशें वो अपने दिल पर पड़ती महसूस कर रहा था। इन सब की दो मायनी बातें
और खफीफ सी छेड़छाड़ कोई भी तो मस्ती भरा एहसास पैदा नहीं करती थी, सिर्फ हल्की सी जलन ही थी जो ना चाहते हुए भी हो रही थी। ये दिल तो जल बुझा सवा मीर, अब तुम लाख इसकी राख को खरीदो मगर कुछ नहीं पाओगी। कोई शोला तो क्या, नन्ही सी चिंगारी तक नहीं मिलेगी यहाँ कि अगर तुम्हें अपने जज्बे पर बेख्तियारी थी तो मैं भी अपने जज्बात पर हुक्मरान हूँ। इसकी एक भी सोच मुस्बत नहीं थी। इस वक्त इसका मोबाइल बजने लगा तो इसके ख्यालात मुंतशिर होने लगे। स्क्रीन पर याले अफरीदी का नाम जगमगाता देखकर इसे खुद को बासरत संभालना पड़ा। रात की तकरीब में याले शिरकत नहीं कर पाई थी क्योंकि वो मुल्क में नहीं थी। इसने बड़े ज़ोरों शोर से नौफल को निकाह की मुबारकबाद दी थी। अब बाकी फंक्शंस में मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। नौफल ने इसे धमकाया था। वो हंस दी जैसे मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। इससे तो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैं करके आई हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। ज़रा भी तो दिलचस्पी नहीं थी वहाँ मेरी किसी भी शय में। अब बताओ मोरल कैसा है? इसने बहुत शरारत से पूछा तो इसके इस्तेहलाब में इजाफा होने लगा, मगर वो कदरे फ्रेश लहजे में बोला, ये तुम्हें क्यों कर बताऊँ? इसको बताऊँगा जिसकी वजह से मोरल हाई हुआ है। जवाबन याले का बेसाख्ता कहकहा गुंजा था। फिर वो बोली, डैडी बहुत तारीफ कर रहे थे कल के फंक्शन की, पसंद आया इन्हें? नौफल ने ऊपरी दिल से पूछा तो इसने सांस भरते हुए कहा, इस कदर पसंद आया कि वो मेरे लिए भी ऐसा ही एक फंक्शन कराने में राजी हो गए हैं। तो फिर देर किस बात की? नौफल ने इसे छेड़ा तो कदरे तौकफ के बाद वो जिताने वाले अंदाज में बोली, इतने साल किसी और को सोचने के बाद किसी अरे गहरे को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। उसका अंदाज और अल्फाज बिल्कुल नौफल वाले थे। वो खामोश सा हो गया। और अगर तुम्हें कभी ऐसा करना पड़ जाए तो? चंद लम्हों के तौकफ के बाद इसने संजीदगी से पूछा तो याले ने भी संजीदगी से जवाब दिया, अव्वल तो ये कि मैं यूं ही सरेंडर नहीं करूंगी। ये हर मुमकिन कोशिश के बाद अगर शमोइल खान को पा ना सकी तब शायद, और फिर जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है। नौफल, फितरत से मुंह मोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या ये इस शख्स से बेईमानी नहीं होगी जिससे तुम शादी करोगी? इसका लहजा थका हुआ था लेकिन याले की पूरी तवज्जो इसके अल्फाज पर थी, वरना वो यकीनन चौंक उठती। बेईमानी तो तब होगी जब मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी और इसकी यादों को आइंदा ज़िंदगी में लेकर चलूंगी। अपने वेसफिल वक्त तो मैं 110% पूरी यकीन हूँ कि दुल्हन में शमोइल खान ही की बनूंगी। वो बेहद संजीदगी और पुरतिकन अंदाज में बोली तो नौफल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। ओके दीन, अब तुम अच्छे से ख्वाब देखो, यकीनन दिल में मुझे बुरा भला कह रहे होगे। ऑफ करने से पहले याले ने इसे छेड़ा तो वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कौन सा ख्वाब? कहाँ के ख्वाब याले बीबी? मैं तो इन देखे ख्वाबों की ताबीर देख रहा हूँ। हाथों में लिए वो शशत खड़ा हुआ। जो ख्वाब मैंने देखे थे इसकी ताबीरें इतनी भयानक तो नहीं हो सकती। वो तो ग्लेन के ख्वाब थे, तितलियों के परों जैसे। तभी इनके रंग मात दे गए। क्या ये शादी हुई या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 3।